मित्रों, आज चर्चा करेंगे वामपंथियों का सेंट्रलाइज पावर लेने के लिए विध्वंसक स्थिति तक पहुंचने को लेकर। वामपंथ को पावर चाहिए और पावर है क्या? दूसरे के बदले निर्णय लेने का अधिकार ही पावर है। किसी भी निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि वह निर्णय ले कौन रहा है, और किसी भी निर्णय के लिए जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है वह है जानकारी। बिना नॉलेज के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। पर नॉलेज समाज में किसी एक के पास नहीं है, वह बिखरा पड़ा है। जो आपको पता है वह मुझे नहीं पता। रामू के लिए क्या सबसे अच्छा है यह सामू नहीं जान सकता। और एक व्यक्ति का निर्णय कहीं न कहीं दूसरे को प्रभावित करता है। जब मैं अपनी गाड़ी सड़क पर निकालता हूँ तो वह गाड़ी के लिए ब्रेक लगाने का कारण बनती है। तो कुल मिलाकर सामूहिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं? समाज की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का नाम परंपरा है। परंपरा वह निर्णय प्रक्रिया है जिसमें समाज के अधिक से अधिक लोग के नॉलेज का कंट्रीब्यूशन होता है। परंपरा को कठोर अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं है, वह सबके योगदान से नित्य परिवर्तनशील चीज़ है। पर उसके परिवर्तन की गति इतनी सूक्ष्म और सहज होती है कि वह अपरिवर्तनशील होने का भ्रम होती है। परंपरा की खास बात यह नहीं होती कि वह बदलती नहीं है, बल्कि यह होती है कि उस बदलाव का निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। आप उस निर्णय को किसी एक क्षण और एक व्यक्ति पर नहीं आरोपित कर सकते। यह हम जानते हैं कि वामपंथियों को ट्रेडिशंस परंपरा से समस्या है। पर यह समस्या है क्या? उनकी मूल समस्या ट्रेडिशन के इस प्रोसेस से है जिसमें इस निर्णय प्रक्रिया को वे कंट्रोल नहीं करते। वह समाज में डिसेंट्रलाइज हैं, तो जहाँ कहीं भी इस निर्णय प्रक्रिया को सेंट्रलाइज करने की लड़ाई हो, वह लड़ाई वामपंथियों की है। शासन में डिक्टेटरशिप, इकोनॉमी में सोशलिज्म, लॉ मेकिंग में कोर्ट का हस्तक्षेप, ये सभी निर्णय प्रक्रिया के केंद्रीकरण के हथियार हैं। कोई डिक्टेटरशिप दक्षिणपंथी नहीं होता। डिक्टेटर परिभाषा से ही वामपंथी होता है। अगर एक वामपंथी चुनकर भी आता है तो वह चुनाव की इस प्रक्रिया को ऐसा बना देता है कि उसके पास डिक्टेटोरियल पावर आ जाते हैं। समाज में निर्णय प्रक्रिया सामान्यतः भी हर स्तर पर विभाजित होती रहती है। कुछ निर्णय सरकार के होते हैं जिन्हें मानना बाध्यकारी होता है। कुछ निर्णय समाज में परंपराओं के दबाव में लिए जाते हैं। पर सभ्य समाज के ऑर्गेनाइजेशन का वह यूनिट जहां निर्णय लेने की स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रभावी होती है वह होता है परिवार। ज़्यादातर निर्णय न तो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, न ही व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर। सबसे अधिक निर्णय परिवार के स्तर पर लिए जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक पावर इस परिवार की इकाई में छुपा हुआ है। इसलिए परिवार वामपंथ का सबसे बड़ा शत्रु है। उसे इस इकाई को तोड़ना है। वह व्यक्तिवाद को एक्सट्रीम तक ले जाकर परिवार को तोड़ने की कवायद में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि एक व्यक्ति समाज की वायबल यूनिट नहीं हो सकता। अकेला व्यक्ति उसके बाद सरकार का डिपेंडेंट हो जाएगा। उसके निर्णय प्रक्रिया को अपने हाथ में लेना आसान हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए परिवार को तोड़ना जरूरी है। इसलिए वामपंथी सबसे अधिक जोर शोर इसी एक काम में लगे रहते हैं। वामपंथियों ने 70 वर्षों से रूस को, 50 वर्षों तक पूर्वी यूरोप को, चीन, कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, क्यूबा और लैटिन अमेरिका के देशों को गुलाम बनाकर रखा है। आज भी वामपंथी जहाँ कहीं भी सक्रिय हैं, जनता की गुलामी ही उनका उद्देश्य है। अब जिन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें गुलामी ही नहीं लगती, उन्हें वामपंथी से कोई आपत्ति नहीं है। जिन्हें भीख मांगना पसंद है वे सरकार से नून तेल लकड़ी मांगते हैं। जिन्हें स्वतंत्रता पसंद है वे सरकार से बस यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। उन्हें वामपंथी परभक्षियों से बचाए। नून तेल लकड़ी का जुगाड़ हम खुद कर लेंगे। एक बात अक्सर कहता हूँ कि सरकार का सिर्फ एक काम है, देश में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना, सीमाओं की बाहरी शत्रुओं से और देश के अंदर अपराधियों से। इसके अलावा सरकार को और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ जनता खुद कर ले सकती है। बल्कि जैसे बढ़ई हजामत नहीं बनाता, नाई कपड़े नहीं सिलता, वैसे ही सरकार बिजनेस नहीं कर सकती, फैक्ट्रियाँ नहीं चला सकती। प्रशासन और व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग स्किल सेट है।
इस बात पर वामपंथी बिल्कुल उखड़ जाते हैं, कहते हैं कि फिर तो पुलिस और फौज भी प्राइवेट कर दो, यही तो सरकार का एकमात्र काम है, सुरक्षा यही ना करे। आपको लगता है कि यह सरल सी बात वामियों को समझ नहीं आती, तो आप गलत समझ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल सही पता है कि सरकार का यही काम है, पर यही वे चाहते हैं कि सरकार यह काम न करे। मूलतः वामपंथी चाहते हैं कि सरकार सुरक्षा न दे सके, इसलिए वे सरकार पर फैक्ट्री, हॉस्पिटल, नौकरी, छोकरी, धनिया, लहसुन का बोझ डालना चाहते हैं कि सरकार यह काम न कर सके, जिससे वे लोगों को गुलाम बना सके। इसलिए वे सेना के विरुद्ध हैं, उसे बर्बाद करना चाहते हैं। एक कॉमरेड कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी देश ने किसी देश पर कब्जा नहीं किया, और यह वामपंथ की उपलब्धि है। यहाँ तक चले जाते हैं कि जब अब कोई देश किसी पर कब्जा नहीं करता तो सेना की और परमाणु अस्त्रों की ज़रूरत ही क्या है। इस दावे की सच्चाई को परखिए, इसके पीछे की नीयत समझ में आ जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगले 45 वर्षों तक पूरा पूर्वी यूरोप रूसी सेनाओं के कब्जे में रहा। बाकी की दुनिया इसलिए बची रह पाई क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों ने उनसे अधिक मजबूत सेना रखी और उनके हर कदम को थामे रखा, और वे आज यह श्रेय लेना चाहते हैं कि उन्होंने दुनिया के युद्ध खत्म कर दिए, सेना की जरूरत खत्म कर दी जाए। वही जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट्स हुए वे सभी स्ट्रांग मिलिट्री स्टेट्स हुए, सबने भारी भरकम सेनाएं रखी, पर अंतर क्या है? किसी स्वतंत्र देश की सेना अपने देश के लिए प्रतिबद्ध होती है, चाहे भारत हो या यूके या अमेरिका, पर किसी कम्युनिस्ट स्टेट की सेना अपने डिक्टेटर के लिए लॉयल रही। रूस की रेड आर्मी पुतिन के लिए लॉयल थी, तो चीन की पीएलए जिनपिंग का पर्सनल हिट स्क्वाड है। यह अंतर आता है सेनाओं के उद्देश्य में मूलभूत अंतर से। स्वतंत्र देश की सेनाएं अपने नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होती हैं, जबकि एक कम्युनिस्ट स्टेट की सेनाएं अपने ही नागरिकों को गुलाम बनाने के लिए होती हैं। उन्हें सेना का इतना ही इस्तेमाल पता है, इसलिए अगर सेना यह करने में उनकी मदद नहीं कर रही तो वह न सिर्फ बेकार है बल्कि उनके उद्देश्य में बाधक है। वामपंथियों के लिए सेंट्रलाइज पावर व शासन में डिक्टेटरशिप, इकोनॉमिक में सोशलिज्म, लॉ मेकिंग में कोर्ट का हस्तक्षेप, ये सभी निर्णय प्रक्रिया के तानाशाही केंद्रीकरण के हथियार हैं। आज इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।